अब स्टोरी अगले सीन से शुरू होती है। एल्गा हैमल्ड को बचाने के लिए नोहा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हैमल्ड भी देखकर काफी सरप्राइज होते हुए उसका नाम लेता है और एल्गा के अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी को सेंस करते हुए वो ये समझ गया था कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एल्गा उसे कहती है कि तुमने अभी तक अपने आप को सर्वाइव कर लिया, ये काफी ज्यादा अच्छा काम था, पर अब सारी चीजें मुझ पर छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। हैमल्ड कपकपाते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर एल्गा उसे टोकते हुए कहती कि यहाँ से जाओ, इस सब से भी कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि तुम्हें करना है। क्या तुम्हें ये याद नहीं है? इसलिए जल्दी से जाओ और अपनी फ्रीडम को ढूंढो। ये सुनने के बाद हैमल्ड पूरी तरह से दंग हो गया था और एल्गा उससे आगे कहती है कि मेरे एफर्ट को इस तरीके से वेस्ट मत करो। हैमल्ड फिर भी उसे टोकने की कोशिश करता है, पर एल्गा अपने पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद हैमल्ड के पास अब कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो एल्गा से कहता है कि तुम्हारी हर एक चीज के लिए शुक्रिया। और ये कहने के बाद वो नोहा और एल्गा को पीछे छोड़कर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। अब ये दोनों डिमोनिक बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने थे और नोहा ये देखकर अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि फिल्थी कैट, आखिर तुम्हारी मेरे टेरिटरी में आकर ही मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे हुई? एल्गा कहती कि यहीं पर रुक जाओ, मैं बस वही कर रही हूँ जो कि मुझे करना जरूरी है। नोहा पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, क्या आंखों में आंसू दिला देने वाली फ्रेंडशिप है तुम्हारी, एक डिस्गस्टिंग स्पीशीज। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। अब मैं पहले तुम्हें यहाँ पर मार कर उसके बाद उस कमीने बच्चे को भी वहाँ पर खा जाऊंगा। एल्गा कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब केवल एक सिर के साथ कर सकते हो जो कि तुम अपने दो सिर के साथ भी कभी भी अचीव नहीं कर पाए? तो चलो आओ और देख लो। जिसके बाद उन दोनों की डिमोनिक एनर्जीज काफी ज्यादा इंटेंसली रिलीज होती है और वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पर इसके बाद हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताते। सीन शिफ्ट होकर हैमल्ड के ऊपर आ गया था। वो अगले दिन तक कई सारे डिमोनिक बीस्ट को मार चुका था। वो कहता है कि आखिरकार ये पूरा हुआ। भले ही मैं एल्गा की टेरिटोरी से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और मुझे भागते हुए एक दिन से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक मैं नोहा के लेवल तक नहीं हूँ, पर उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इन सभी को मारने में जरा सी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। पर वहीं वो ये सोच कर उदास भी था कि यहाँ से चले जाने के बाद वो कभी भी एल्गा और डेरियन से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसे यहाँ से कैसे भी कर इस प्लेस को सर्वाइव करना ही होगा और यही केवल उसके पास एक चांस है और ये सब उसे डेरियन और एल्गा के लिए करना होगा जिन लोगों ने उसे ये चांस दिया है। इसलिए वो साउथ में आकर उस फाउंटेन के सामने आकर खड़ा हो गया था और वो कहता है कि मुझे कैसे भी कर इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। पर वही वो आसपास की जगहों को भी देखते हुए कहता है कि ये जगह एल्गा की टेरिटोरी से पूरी तरह से अलग है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की डिमोनिक एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा और यहाँ तक मेरा सीड ऑफ डार्कनेस भी काफी ज्यादा शांत है। ऐसा लगता है कि ये डिवाइन बैरियर के साथ रिएक्टिंग कर रहा है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इसे अपने विश के साथ कवर कर सकता हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। पर वहीं उसके हाथ में अचानक से एक बड़ा सा फेदर आ गया था, जिसके बाद उसके ऊपर से एक बहुत ज्यादा बड़ा बर्ड गुजरता है। उसके प्रेशर की वजह से हैमल्ड पीछे की तरफ धकाने लगा था और वहाँ वो बर्ड हैमल्ड को भी देखकर वहीं के वहीं आ गया था। वो उससे कहता है कि इंसानी बच्चे, आखिर तुम्हारा मेरे इस टेरिटोरी में क्या काम है? हैमल्ड कहता है कि डैम इट, जैसा कि ब्लैक मेज ने भी मुझसे पहले इसके बारे में कहा था कि एक डिमोनिक बीस्ट जो कि डिवाइन बैरियर के पास रहता है, वो बड़ा सा बर्ड अपना नाम इर्गले बताता है और हैमल्ड से उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। हैमल्ड अपने आप को शांत रखते हुए अपना नाम बताता है और वो कहता है कि एल्गा ने मुझे बताया था कि इर्गले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इर्गले कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ फेमिलियर स्मेल्स आ रही है, एक फेट सेंट जो कि खून से है, मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती। हाँ, ये सेंट नोहा की है जो कि तुम्हारे अंदर है और इसके अलावा एक और सेंट है जो कि काफी लंबा समय हो गया पर मैं इसे भी नहीं भूल सकती। ये जरूर एल्गा का है और ये काफी ज्यादा मजेदार है। इसलिए वो उससे कहता है, तो बच्चे, क्या एल्गा और नोहा आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? वो उससे कहता है कि मैं एल्गा का किन हूँ। ये सुनने के बाद इर्गले गुस्से में कहती है, अच्छा, इसका तो यही मतलब है कि एल्गा ने तुम्हें यहाँ पर मेरी टेरिटोरी के अंदर जासूसी करने के लिए भेजा है। हैमल्ड कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं एल्गा के ऑर्डर से नहीं आया, मैं अपने खुद के रीजंस की वजह से यहाँ पर हूँ। इर्गले उससे पूछती है, रीजंस? क्या यहाँ पर कोई ऐसी वजह है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूँ? तो चलो, मुझे ये सुनना चाहिए। हैमल्ड कहता है कि मुझे अपने आप को शांत रखना होगा और वो इर्गले से कहता है कि एक रीजन है, मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम करने के लिए आया हूँ जिसका तुम्हारे लिए एक मतलब हो सकता है। इर्गले कहती है, क्या मेरे लिए?
हैमल्ड कहता है कि हाँ, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी क्यूरियोसिटी को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकती हो, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है कि मैं इस बैरियर को पार कर इस रूट ऑफ फॉरेस्ट से यहाँ से बाहर निकल कर जाऊंगा। इरगिले ये सुनकर पागलों की तरह हंसना चालू कर देती है और वो हैमल्ड को देख रही थी। वो हैमल्ड से कहती है, कमजोर से इंसान के बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पॉसिबल भी हो सकता है? और ये जो सीड ऑफ डार्कनेस तुम्हारे अंदर है, वो मुझसे कह रहा है कि तुम भी हमारी तरह एक डिमोनिक बीस्ट की तरह ही हो। हैमल्ड कहता है, अगर ऐसा तो चलो इसको ट्राई कर देखते हैं, क्योंकि मैं एक केवल ऐसा इंसान होने वाला हूँ जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाला है। इरगिले कहती है, यानी तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं एक ह्यूमन प्रे को, यानी मेरे शिकार को यहाँ से जाकर बैरियर से टकराने दो, जिससे वो वहाँ पर जलकर पूरी तरह से बेकार हो जाए। ये तो पूरी तरह से खाने की बर्बादी है। हैमल्ड कहता है, यहाँ पर हमेशा ही जंगल के अंदर इंसान आते रहते हैं, पर यहाँ पर केवल एक ही इंसान है जो कि इस बैरियर को यहाँ से पार कर यहाँ से जा सकता है, वो केवल मैं हूँ। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर इरगिले भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में आ जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती कि ठीक है, तुम एक काफी ज्यादा होशियार इंसान हो, मैं भी ये देखना चाहती हूँ जो कि तुमने मुझसे कहा है। अगर तुम मुझसे सच कह रहे हो और तुम कोई ऐसे बेवकूफ इंसान नहीं हो जो कि केवल अपनी जिंदगी यहाँ पर इस जंगल से बाहर जाने के लिए इस तरीके से रिस्क में डाल रहा है, तो इस चीज में मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम यहाँ सर्वाइव करते हो या फिर मर जाते हो। पर अगर तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो तुम एक पहले इंसान बनोगे जो कि सक्सेसफुली इस जंगल से बाहर जा पाया है। हैमल्ड कहता है कि हाँ, और तुम वो पहली डिमोनिक बीस्ट बनोगी जो कि ऐसा कुछ होता हुआ देखेगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, इसकी वजह से तुमने मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड कर दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हें इस जगह से यहाँ से जाता हुआ देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं जब तक तुम बैरियर तक नहीं पहुँच जाते अपने पावर्स के साथ प्रोटेक्ट करूंगी। पर मान लो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसमें तुम सर्वाइव नहीं कर पाते, तो आखिर तुम्हारे लास्ट वर्ड क्या है, जो कि मैं एल्गा से मिलने के बाद उसे बता दूंगी। हैमल्ड उससे कहता है, अगर ऐसा है तो एल्गा से कहना कि मैं सर्वाइव कर गया और मैं इस फॉरेस्ट के बाहर अच्छे से रह रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं और एल्गा कहती है, इसका तो यही मतलब है कि चाहे यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी आता है, मुझे एल्गा से क्या कहना है। वो ये समझ गई थी, इसलिए वो कहती कि ठीक है, मैं एल्गा से बिल्कुल वही बोलूंगी जो कि तुमने मुझसे कहा है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ हैमल्ड को कवर कर देती है और हैमल्ड केवल अपने एक चांस के साथ पानी के अंदर कूद जाता है। उसके पानी के अंदर कूदने के बाद वो सीधे नीचे की तरफ जा रहा था। इलगिरी की पावर के साथ वो कवर था, जिसकी वजह से उसे उस जगह तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई थी। पर वहाँ पर एक ड्राउन पोर्ट टाइप का था जहाँ से पानी तेजी से अंदर की तरफ जा रहा था। ऐसा लगता है कि हैमल्ड भी वहाँ पर डूबने लगा है। वो अचानक से उस जगह में खींचने लगा था और वो कहता है, अब मुझे केवल सीधे जाना होगा। वो हिम्मत नहीं हारता, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पर वो अपने मन में कहता है, क्या मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि आखिर इस जंगल के बाहर क्या है। जिसके बाद हमें डिवाइनिटी के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी पावर है जो कि हर चीज को प्योरीफाई करने की ताकत रखती है। ये हर इंसान की रक्षा करने के लिए है और ये इनप्योरिटीज को रिजेक्ट करती है। ये एक ऐसी पावर है जो कि मेरे अंदर से निकल कर जा रही है। इसकी वजह से हैमल्ड की आंखें अजीब तरीके से काली होने लगी थी और तभी उसके अंदर से एक बीम जैसी निकल कर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश होने लगा था। वो कहता है, ये एक ऐसा दर्द है जो कि आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा समय तक मेंटेन कर नहीं रख सकता। अब मैं एक डिमोनिक बीस्ट से एक इंसान हूँ, पर अब एक इंसान से मैं कभी भी डिमोनिक बीस्ट नहीं बन सकता। आखिर मुझे कहाँ पर जाना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैरेज का सीन दिखाते हैं। कैरेज जंगल के बीच में से जा रही थी। वो कहते हैं कि तानिया, हम लोग फॉरेस्ट ऑफ रूट के काफी ज्यादा करीब है, तो आखिर बताओ कि आखिर हम लोगों को कहाँ पर रुकना है। तानिया उसे कहती है, अच्छा ऐसा है तो यहीं कहीं एक जगह देख लो जहाँ पर हम लोग थोड़े समय के लिए आराम कर सकते हैं। तानिया फिन से कहती है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है, अगर हम लोग रेस्ट करेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर ऐसे में कोई डिमोनिक बीस्ट आ गया जब हम लोग काफी ज्यादा थके हुए हों, तो ऐसे में मेरे जैसे एक 4th रैंक का मर्सनरी भी हमारे साथ क्यों ना हो, पर फिर भी वो बैटल फील्ड में वहाँ पर हार जाएगा। ये सुनकर फिन काफी ज्यादा घबरा गया था। इसलिए तानिया फिन से कहती है कि कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी से पानी लेकर आओ। पर फिन कहता है कि नहीं, काफी ज्यादा रात हो गई है। ये सुनकर तानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तेजी से उसके बम पर लात मारकर उसे हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है, सच में तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे, जल्दी जाओ और जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, उससे पहले कि सच में यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो जाए।
फिर जल्दी से पानी लेने के लिए जाता है। वो एक नदी के पास आकर उसे कहता है कि सच में यहाँ पर आकर मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। बस जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर मैं वापस चलता हूँ। पर वहीं उसका ध्यान एक चीज के ऊपर जाता है और उसकी बाल्टी के अंदर कुछ बाल आ गए थे। वो कहता है ये क्या है, आखिर इतनी सारी सीवीड इस तरीके से मेरी बाल्टी के अंदर क्यों आ गई। पर तभी उसे अपने सामने हैमिल्ट दिखता है। वो किसी डेड बॉडी की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। हैमिल्ट को देखकर उसके प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं और वो अपनी पैंट गीली करते हुए जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि उसने जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो अपने दोस्तों के पास वापस आ गया था। वो लोग उससे कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसा लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। फिन कहता है उस नदी के अंदर वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहते हैं सच में ये बहुत ज्यादा डरपोक है। ऐसा लगता है कि इसने किसी और के साथ इसे मिसलुक कर दिया होगा। और साथ ही वो लोग उससे पूछते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो। तानिया कहती है तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसे कहाँ पर देखा था। फिन बहुत ज्यादा घबराते हुए इशारा करते हुए कहता है कि उस तरफ। ये देखकर तानिया फिर से उसके बम पर लात मारते हुए कहती है इस तरीके से पॉइंट करना बंद करो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और वैसे भी तुम्हें वहाँ से बकेट में पानी भरकर भी लेकर आना है। फिर फिन तानिया के साथ उस जगह पर जाता है और वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो वहीं पर था। तानिया कहती है अगर तुमने गलती से भी किसी और चीज के साथ उसे मिसलुक कर लिया होगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। वो कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। वो कहता है कि सामने देखो, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तानिया भी वहाँ पर हैमिल्ट की बॉडी को पड़ा हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि बिल्कुल ये तो सच में एक डेड बॉडी है। फिन घबराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है, जल्दी करो, हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए, मैं इसे और नहीं देखना चाहता। पर तभी तानिया इस चीज को नोटिस कर लेती है कि हैमिल्ट की सांसें अभी भी चल रही हैं। ये देखने के बाद वो फिन से कहती है कि जल्दी यहाँ पर आओ। फिन बहुत ज्यादा तरबतर हो गया था और वो उससे कहती है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। अब इसके कुछ समय बाद हैमिल्ट को होश आने लगा था। तानिया कहती है ये उठ रहा है। फिन भी उससे कहता है तुम होश में आ गए हो। तानिया पूछती है आखिर अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या मैं रूट ऑफ फॉरेस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसके शरीर पर हमें पट्टी दिखाते हैं, इसका मतलब तान्या और उसकी टीम ने इसे रेस्क्यू कर लिया था और उसकी मरहम पट्टी भी कर दी थी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अब पूरी तरह से सेफ हो। और साथ ही वो फिन के बारे में बताते हुए भी कहती है कि इस लड़के ने तुम्हें देखा था, वो पानी भरने के लिए जब गया था तब, और ये इस तरीके से चिल्लाया तो हमें ऐसा लगा कि शायद तुमको एक डेड बॉडी हो, तुम मर गए हो। पर ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। जिसके बाद तानिया हैमिल्ट से उसका नाम पूछती है। हैमिल्ट अपना नाम बताता है, जिसके साथ वो कहता है इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तानिया कहती है कि सच में ये तो थोड़ी सी कंसर्न की बात है, तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कोई चोट लगी है, पर शायद तुम्हारे अंदरूनी चोट हो या फिर कुछ ऐसा ही। जिसके बाद वो अपना इंटरव्यू देते हुए उससे कहती है कि मेरा नाम तानिया है और मैं एक रैंक 3 की सिल्वर मेडल मर्सनरी हूँ, एक मर्सनरी क्रॉप में। हैमिल्ट उससे हाथ मिलाते हुए यही सोच रहा था कि ये सब भी एक ह्यूमन है, बिल्कुल मेरी ही तरह। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। हैमिल्ट कहता है कि मुझे नहीं पता। तानिया बताती है हम लोग डीक्रे फॉरेस्ट के अंदर हैं और तुम्हें ये भी याद नहीं है कि आखिर तुम बेहोश कहाँ पर हुए थे। ये सच में काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और याद है। हैमिल्ट थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है मेरा नाम, और मैं इतना जानता हूँ कि मैं तलवार भी उठा सकता हूँ, चला सकता हूँ। तानिया कहती है यानी तुम तलवार चलाना जानते हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि तुम फिजिकली पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, शायद वो तुम्हारे सिर को देखकर बता दे कि तुम्हें क्या हुआ है। हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे जब तक तुम खुद से यहाँ से जाने के लिए तैयार ना हो जाओ। इसलिए क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो? आज से और अभी से मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये सुनने के बाद हैमिल्ट काफी ज्यादा सरप्राइज उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो एक शांत जगह पर जाकर अकेले जाकर बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर ऐसा लगता है कि मुझे फुल रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और तब तक जब मैंने शुरू किया था उससे ज्यादा वर्स्ट स्टेट के अंदर हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सीड ऑफ डार्कनेस पूरी तरह से गायब हो गया होगा, पर वो अभी भी वहीं पर है। पर अगर ये से थोड़ा सा और बड़ा होता तो अब तक तो शायद मैं मारा जा चुका होता। जिसके बाद वो आगे कहता है पर अब मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हूँ, इसलिए मैं किसी को भी ये पता लगने नहीं दे सकता कि मेरे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है।
इसलिए अब से मुझे यही नाटक करना होगा कि मेरी याददाश्त जा चुकी है और साथ ही मुझे इसके ओनर को भी ढूंढना होगा। मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, मैं हर एक चीज को आराम से करूंगा। अभी तो मैंने केवल अपना फर्स्ट स्टेप ही लिया है, जिसके बाद हम उस क्रू के सभी लोगों का रिएक्शन दिखाते हैं। सभी लोग हैमल्ड को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये वही लड़का है जो कि हमें कल मिला था। ये केवल फिन के साथ हाथ मुंह धोने गया था, पर अब देखो ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली कोई और ही इंसान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान केवल अपने हाथ मुंह धोने के बाद इतना ज्यादा चेंज हो जाए। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि ये एक नोबल है। और सच में हमारे हैमल्ड की लुक काफी ज्यादा प्रिटी है, वो देखने में ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर फिर ये देखकर जला भुंजा उससे कहता है, ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है। मैंने इसे पानी के अंदर ढूंढा था और ऐसा लगा था कि ये एक लाश है, पर अब देखो सब लोग इसे एक नोबल की तरह ट्रीट करने लगे हैं। इसकी तो फैमिली के बारे में अभी किसी को पता भी नहीं है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए वो हैमल्ड से पूछता है क्या वो किसी नोबल फैमिली से या फिर किसी बड़ी घराने की फैमिली से है। हैमल्ड उससे कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिन कहता है इस सब की किसको परवाह है, आज और अभी से तुम इस मर्सनरी क्रॉप के एक जस्ट न्यूबी हो। जिसके बाद तानिया उसे अपने साथ ले जाने लगती है। हैमल्ड उससे पूछता है कि तुम कल रात अच्छी सोई थी। वो कहती है कि हाँ, और आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम पहले से काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहे हो। फिन ये देख कर उसे कहता है कि गॉश, कोई भी नया लड़का और हैंडसम लड़का आता है तो देखो तो तानिया किस तरीके से उसके साथ चिपक कर घूमने लगती है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले तानिया उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाने के लिए तैयारी करने में दूसरे लोगों की मदद करो। जिसके बाद वो लोग अपनी तैयारियां कर कर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो हैमल्ड से कहती है हम लोग करीब के गांव में केवल 4 दिन के बाद पहुंच पाएंगे, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। ये सुनकर हैमल्ड उसका शुक्रिया करता है और वो ये देखकर खुश होते हुए उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। जिसके बाद तानिया सभी से पूछती है क्या सारी तैयारियां हो गई हैं, ऐसा है तो चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए फिन हैमल्ड से बात करते हुए कहता है तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर पहले ही उठे हो और अब तुम इस तरीके से चल रहे हो। कैरेज काफी ज्यादा फास्ट है, क्या तुम्हें इसके साथ मिलकर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हैमल्ड कहता है ऐसा करने के साथ मैं अपनी बॉडी को लूज कर दूंगा, यानी इसकी वजह से मेरी बॉडी ढीली हो जाएगी, तो ये मेरे लिए ठीक है। वह ये सुनकर फिर उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और यहाँ पर वो घोड़ा घोड़ी वो भी हैमल्ड से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। ये देखकर फिर उससे कहता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद है। हैमल्ड कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो इसे देखते हुए कहता है अगर मैं इसे देखूं तो जिस तरीके से वो घोड़े को खिला रहा है ये देखकर जरा सा भी नहीं लगता कि ये किसी तरीके से नोबल है, पर इसके लुक्स जरा से भी ऑर्डिनरी नहीं लगते। हैमल्ड कहता है तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की ऑर्गेनिज्म हो। ये सुनने के बाद फिन कहता है जिस तरीके से ये बात करता है ये काफी ज्यादा अजीब है और ऐसा हो सकता है कि ये डेफिनेटली मेरे एज के आसपास होगा, पर ये देख कर ऐसा लगता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। पर हैमल्ड थोड़ी ही देर चलने के बाद काफी थक गया था। वो फिन से कहता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। ये देख कर फिन उससे बोलता है ऐसा है तो कैरेज के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से धीरे धीरे चलोगे तो हम लोग काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। हैमल्ड उसे समझाता है कि हम लोग पीछे नहीं रहने वाले, तो फिर उससे कहता है ठीक है तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। पर वो खुसर फुसर करते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग इसकी वजह से थोड़ी सी चिंता करते हैं, सच में ये किसी तरीके के यंग मास्टर की तरह है। पर हैमल्ड आगे आगे चलते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मैं इतना ज्यादा क्यों थक रहा हूँ। फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी मुझे रिकवर होने के लिए 1 दिन से ज्यादा नहीं लगा था, पर शायद मैं श्योर हूँ कि अगर मैं इसी तरीके से चलता रहूंगा तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। वो लोग हैमल्ड को एक डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। डॉक्टर भी उसकी कंडीशन देखकर काफी कंफ्यूज था और वो ये देखकर कहता है देख के ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकुलर तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत है, पर इसकी जैसी कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग जल्द ही रिकवर हो जाते हैं। तानिया कहती है क्या आप पूरी तरह से श्योर है, क्या आपने इसे ठीक से देखा है। डॉक्टर ये सुनकर गुस्सा हो गया था और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या आखिर तुम मेरे मेडिकल के ऊपर इस तरीके से क्लेम कर रही हो, जल्दी से इसे लो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तानिया सुनने के बाद और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये पूरी तरह से बेहोश था और कुछ ही समय पहले ही ये होश में आया है,
तो कम से कम इसका सही से इलाज तो करो या कुछ और, जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और क्या तुम बस चिल्लाने के लिए हो और कुछ नहीं कर सकते? ये सुनकर डॉक्टर कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जल्द ही रिकवर हो जाएगी, पर अगर इसके अलावा कोई और दिक्कत होती है तो तुम इसे मेरे पास लेकर आ सकते हो। फिन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यानी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका अमनीशिया जल्द ही डिसअपियर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसकी मेमोरीज को ठीक से आने में थोड़ा सा समय लगेगा, आज या कल वो वापस आ जाएंगी, तो इसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डॉक्टर उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि ये मेडिसिन लो और या तो दफा हो जाओ। और साथ ही वो कहता है, इन कमीने बच्चों को सही से अपने कान साफ करने तो आते नहीं है और ये मुझे चिल्लाने वाला बोलते हैं। सच में ये सब पूरी तरह से बेवकूफ है। तानिया को यह सुनकर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो आग बबूला होते हुए डॉक्टर की पूरी पूरी धूल झड़ा देती है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं। तानिया हैमल्ट से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर ने मुझसे कहा था कि तुम्हें चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हैमल्ट कहता है कि हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेने की वजह से थोड़े ही समय बाद मैं रेस्ट कर कर अपनी बीमारी से ठीक हो सकता हूँ। इसकी वजह से मुझे ठीक लगने लगेगा। तानिया कहती है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी हाईली ट्रेंड है और तुमने भी कहा था कि तुम तलवार चलाना जानते हो। इसका तो यही मतलब है कि तुम अपने मास्टर के साथ ट्रेन करते होगे। मेरा तो यही ख्याल है। हैमल्ट कहता है कि ये काफी ज्यादा होशियार है। वो कहता है कि हाँ, ये तलवार मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है। जब भी मैं इसे उठाता हूँ तो तानिया उससे कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ एक डुअल करें। हैमल्ट कहता है, क्या एक डुअल? तानिया कहती है, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस इसे इस तरीके से सोचो कि इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और किसे पता कि इसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाए। और वैसे भी हमारे पास कल तक के लिए कुछ और काम करने के लिए है ही नहीं, तो क्यों ना ये बिल्कुल सही रहेगा। हैमल्ट भी इसके बारे में सोचकर उससे कहता है, तानिया एक 3 रैंक की सिल्वर मेडल मर्सनरी है। एक इंसान जो कि इस चीज में जितना ज्यादा ऊपर होता है, अपेरेंटली उसकी रिस्पेक्ट भी इस ह्यूमन वर्ल्ड में उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए वो तानिया से कहता है कि ठीक है, और साथ ही वही चीज को भी याद करता है कि इसकी वजह से उसे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वो यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। सभी लोग वहाँ पर कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी तानिया वहाँ पर आकर सभी लोगों को ग्रीट करती है। ये देखकर सभी लोग भी उससे कहते हैं कि तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो उससे पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर वार्म अप करने के लिए आई हो? और वो वहाँ पर उसके पीछे यानी हैमल्ट के बारे में पूछते हैं। और वो उससे कहते हैं कि हैमल्ट, क्या तुम यहाँ पर तानिया के साथ डुअल करने के लिए आए हो? ये देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर वहीं उन लोगों को तानिया से ज्यादा हैमल्ट की चिंता थी। इसलिए वो तानिया से कहते कि प्लीज इससे आराम से बकना, वरना तुम इसके प्यारे से चेहरे को खराब कर दोगी। हाँ, क्योंकि सभी लोग इसके चेहरे के बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं। तो उनका साथी कहता है कि कमीनो, आखिर तुम्हारी तानिया को टीज करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पर फिर भी मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। ये सुनने के बाद तानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी के सिर बजा देती है और किसी के गाल। सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी को पीटने के बाद वो हैमल्ट को एक लकड़ी की तलवार देते हुए कहती है, ये लकड़ी की तलवार, हम लोग इसी से डुअल करने वाले हैं और यहाँ पर केवल एक ही रूल रहेगा कि जब तक एक हार का जमीन पर ना गिर जाए तब तक ये डुअल चलता रहेगा। जिसके बाद वो हैमल्ट से कहती है कि आ जाओ, तुम्हारे पास जो सब भी है चलो दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और वैसे भी मैं यहाँ की वाइस कैप्टन हूँ। ये सुनने के बाद हैमल्ट अपने मन में कहता है, मैं अभी अपने बेस्ट स्टेट के अंदर नहीं हूँ और ना ही मैं अभी अपने विश को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर इस तरीके से इसके सामने आकर इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करना, पर इससे मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। वो अपना स्टैंड लेकर खड़ा हो गया था। सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इसके स्टैंड को देखो। ये देख कर ऐसा लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। हैमल्ट सबसे पहले आगे बढ़ते हुए तानिया के ऊपर अटैक करता है, पर तानिया पीछे हटकर उसे ब्लॉक कर लेती है। हैमल्ट आगे आते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए ऊपर से आता है और वो कहता है कि इसका लेफ्ट एरिया पूरी तरह से फाइट है, यानी वहां से अटैक किया जा सकता है। पर तानिया उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। हैमल्ट ये देखकर कहता है कि इसने बड़ी आसानी से मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया, यानी इसकी स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है। तानिया कहती है
चलो आ जाओ। पर अब हैमल्ट समझ गया था कि वो अभी इससे हेड टू हेड फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तानिया हैमल्ट को देखकर सीधे उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है, पर हैमल्ट साइड में जंप करके उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता है मुझे इसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करना होगा। वहीं तानिया लंबी सी सांस लेकर एक रोल लगाती है, जिसके बाद वो पीछे की तरफ से घूमकर उसकी पसलियों में एक जोरदार किक दे मारती है। हैमल्ट की हालत इसकी वजह से खराब हो गई थी। वो कहता है कि नहीं, मेरी बॉडी मेरे मूवमेंट के साथ फॉलो नहीं कर रही जैसा मैं उससे उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं पानी के अंदर हूँ। आखिर मैं अब यहाँ पर क्या करूँ? और वो अपने सामने तानिया को देखता है कि वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तानिया कहती है तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। जिसके बाद वो रेगुलर काउंटलेस उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना चालू कर देती है, पर हैमल्ट भी उसके हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी तलवार के साथ उन सभी को ब्लॉक कर पा रहा था। और आखिर में वो अपने फाइनल अटैक के साथ हैमल्ट के ऊपर अटैक करती है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच के साथ वो उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देती है, जिसकी वजह से हैमल्ट काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सभी लोग हैमल्ट की हालत देखकर काफी शॉक थे और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे के ऊपर ज्यादती की गई हो। सच में सभी लोग हैमल्ट के लिए काफी ज्यादा फीलिंग रखते हैं। तानिया ने उसे हरा दिया था और हैमल्ट भी अपनी हार मानते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। तानिया कहती है तुम्हारी आंखें देख कर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। हैमल्ट भी कहता है कि बिल्कुल, और सच में उसकी सांस पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। वो कहता है ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा थी। इसने यहाँ पर एक तरफा मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है और इसी वजह से उसी काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि उसकी स्टाइल इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंट भी नहीं है और उसका कंपोजर भी डेरिन की तरह खुला हुआ नहीं था और साथ ही उसकी शॉर्ट्समैनशिप भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। पर फिर भी वो वहाँ पर उससे हार गया। पर फिर भी तानिया हैमल्ट को चेयर करते हुए कहती है पर सच में तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। पर हैमल्ट अपने मन में कहता है कि तानिया मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो कहता है कि जैसा डेरियन ने मुझसे कहा था कि ये इंसानी दुनिया ये इतनी भी ज्यादा हल्की नहीं है, तुम इसे इतनी ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते। और अभी तक तो मैंने रैंक 1 और 2 के या फिर 3 रैंक के किसी को इंसान को हराया भी नहीं है। पर वहीं दूसरे लोग भी हैमल्ट को चेयर करते हुए कहते हैं कि तानिया हमारी मर्सनरी क्रॉप की एक काफी ज्यादा कमाल की फाइटर है, इसलिए ये एक ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहाँ पर हार गए। पर इसकी वजह से अपने आप को जरूरत से ज्यादा उदास करने की जरूरत नहीं है। और बाकी लोग भी उसको चेयर करते हुए कहते हैं कि हैमल्ट ये सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और हैमल्ट उससे जो कि उसके सामने है उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम फैनी है और मैं स्पेस मर्सनरी क्रॉप का कैप्टन हूँ और मैं एक रैंक 2 गोल्ड मेडल मर्सनरी हूँ। जिसके आगे फैनी कहता है कि हैमल्ट तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा किया और तुमने इस एंट्री एग्जाम को पास कर लिया है। हैमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या एंट्री एग्जाम? वो बताता है कि हम लोगों ने तुम्हें बचाया था, तो हम लोग तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे मेमोरी के खो जाने के बाद ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी हमारे साथ ही ले ले। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए टेस्ट तैयार किया था। जिसके बाद वो आगे कहता है और बिल्कुल हमारा मर्सनरी क्रॉप कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको कोई भी आकर ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है और यही वजह है कि इस टाउन में आने तक सभी लोग तुम्हारे ऊपर दूर से नजर बनाए हुए थे। ये सुनकर अब हैमल्ट समझ गया था और वो अपने मन में कहता है तो यही वजह है कि अभी तक मेरे पास तानिया और फिन के अलावा किसी ने भी मुझे अप्रोच नहीं किया था और शायद वो लोग भी मुझे छोड़ देते अगर उन लोगों को ऐसा लगता कि मैं कोई मुसीबत खड़ा करने वाला इंसान हूँ। अगर मैं उनके लायक नहीं होता तो लोगों ने मुझे कब का छोड़ दिया होता। जिसके बाद फैनी उससे आगे कहता है पर तुमने हमें किसी भी तरीके की मुसीबत खड़ी कर नहीं दी और तुम उन कमीनों की तरह भी नहीं हो जो कि हमेशा मेरी बहन तानिया के ऊपर लैंड मारने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए सभी लोगों ने यही डिसाइड किया है कि तुम्हें हमारे ग्रुप के अंदर आने दिया जाएगा और आज से तुम एक रैंक 4 के मर्सनरी हो और ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। इसके अंदर तुम्हारा टेम्पररी आईडी है जो कि हम लोगों ने बनवाया है। इसलिए तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर रहना कि तुम्हें मर्सनरी के अंदर जाकर अपने आप को ऑफिशियली रजिस्टर भी करना होगा। जिसके बाद वो सभी लोगों को आवाज देते हुए कहता है कि सभी लोग ये बात सुनो, अब से हैमल्ट हमारे एक ऑफिशियल कॉमरेड बन चुका है, इसलिए सब उसे ग्रीट करो। और सभी लोग उसे अपने बारे में बताना चालू करते हुए अपने रैंक के बारे में बताते हैं कि ये कोई 3 रैंक का है और वहाँ पर सभी लोग 3 रैंक के सिल्वर मेडल के मर्सनरीज थे। पर केवल फिनी था
जो कि वहाँ पर 4th रैंक का ब्राउन्स रैंक का मर्सनरी है। पर हैमल्ट ये देखकर कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहता है, क्या कॉमरेड, डेरियन ने कहा था कि इंसानों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सब ठीक है? पर वहीं वो फैनी से जाते हुए उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुझे मर्सनरी क्रॉप के अंदर कब तक रहना होगा? अगर मेरी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और मैं कहीं पर जाना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फैनी इसके बारे में सोचकर उससे कहता है कि तुम जब भी चाहो मर्सनरी क्रॉप को छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, पर तुम्हें तब हमारे साथ रहना होगा जब हम लोग किसी रिक्वेस्ट पर जाते हैं। ये सुनकर हैमल्ट उससे कहता है कि ठीक है। ये देखकर हैमल्ट खुश होते हुए कहता है, आखिर में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी रही, इसके बजाय कि मैं यहाँ पर बिना फालतू में घूमता रहता। अब इसकी मदद से मैं मेरे जन्म के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता लगा सकता हूँ कि आखिर मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था, और इसके अलावा मैं इसके बारे में भी पता लगाना चाहता हूँ क्या कि इस कॉमरेड का मतलब क्या होता है। जिसके बाद हम एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं। वो लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैंने एक 4 रैंक के मर्सनरी के लिए जरा सी रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि वो इस चीज में पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद भी मैं पहले ही एक लड़के के लिए हाँ कर चुका हूँ, पर इस तरीके से एक्ट करना ये तो कुछ जरूर से ही ज्यादा है। फैनी कहता है, सर माइल्स, ये लड़का डेफिनेटली काफी ज्यादा काम में आने वाला है। हम लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज आप काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम इसे यहाँ पर बिना मतलब के ही लेकर नहीं आए हैं। माइल्स कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जो कि तुमने अभी अभी कहा है, और इस बार ये तुम्हारा मर्सनरी क्रॉप है, इसलिए मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। फैनी उसका शुक्रिया करता है और साथ ही वो आगे कहता है कि इसको भूल जाओ, इसके बदले में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी टीम में एक और मेंबर को जोड़ना चाहिए, पर तुमने केवल एक 4th रैंक के आदमी को जोड़ा है। इसकी वजह से प्राइस थोड़ा कम होगा, और तुम ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें टर्क्यू मर्सनरी क्रॉप भी इसको ज्वाइन करने वाला है। फैनी कहता है कि मैं इस चीज को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। माइल कहता है, ठीक है, हम लोग कल सुबह 7 बजे निकलेंगे, तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। जिसके बाद माइल्स वहाँ से निकल जाता है। तानिया फैनी से कहती है, इस बार पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा था, और वहीं वो हैमल्ट से भी कहती है कि अब तुम्हारी बॉडी पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। हैमल्ट उससे कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फैनी कहता है, ठीक है, और वो अपने सभी साथियों को बताता है कि कल सुबह हम लोग को एक रिक्वेस्ट पर जाना है। यहाँ पर एक लार्ज स्केल एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट है। भले ही इसकी वजह से हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, पर 4th रैंक के मर्सनरीज, उन्हें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो जाए, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तानिया आगे कहती है, पर रैंक 3 के सभी लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ कि आखिर हम वहाँ पर क्या लेकर जा रहे हैं। पर ये चीज काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि हमें उन लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा जो कि हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए इस चीज के लिए श्योर हो जाना कि आज रात तुम लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सो। और वहीं कुछ लोग हैमल्ट को ट्राइक्यू क्रॉप के लोगों के बारे में बताता है कि अगर वो लोग हैमल्ट के साथ फाइट लेने की कोशिश करते हैं तो उसे उन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि इन लोगों का उन लोगों के साथ कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं है। और उसका दूसरा साथी उसे बताता है कि भले वो हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, पर हम लोगों की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद फैनी उन लोगों से कहता है कि ठीक है, अब ये सारी चीजें यहीं पर खत्म करो, हम लोग एक दूसरे के साथ सुबह मिलेंगे। अब रात में हैमल्ट अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वो इस चीज की वजह से काफी गुस्से में था, क्योंकि उसने तानिया से लड़ाई करी और वो उससे काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार गया था। वो अपने विज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। मैं इस चीज की वजह से काफी क्यूरियस हूँ। मुझे पता है कि डेफिनेटली वहाँ पर कई सारी ओपनिंग्स थी जिसमें मैं उसे आसानी से हरा सकता था, पर मैं तानिया से ज्यादा फास्टर उसे स्टैब नहीं कर पाया, क्योंकि करेंटली मैं डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा वीक हूँ। पर मैं अभी विज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इस समय ये मेरी दिक्कत नहीं है, इसलिए चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, जिससे मैं फिर से पहले की तरह शार्प हो सकूं। वो अपनी तलवार को निकालकर प्रैक्टिस करना चालू करते हुए कहता है, बिल्कुल वैसे अब मुझे फिर से ट्रेनिंग को उस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए जैसा कि मैंने फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर स्टार्ट करी थी।
जिसके बाद अगली सुबह अपने मिशन पर जाते हुए फैनी कहता है कि रिक्वेस्ट अब चालू हो चुकी है और ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, इसलिए सभी लोग अपने कदम जमा कर रखना। हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करी है, इसलिए हमें इस चीज को आखिर तक सेफ एंड साउंड रखना होगा। वो सभी इसके लिए तैयार थे। तानिया कहती है कि बिल्कुल, हम ये वर्क बिना ज्यादा पैसे के बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। पर फिन की हालत काफी खराब थी क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में काफी ज्यादा सूप पी लिया था। वो कहता है, क्या मेरे जैसे कमजोर भी यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि आज सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये देखकर हैमल्ट कहता है, ये मुझे पहले से कम आंकने लगा है क्योंकि मैं एक बार हार गया, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं इस चीज को सहन कर सकता हूँ। फिन कहता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो, मैं बस थोड़ी सी चिंता कर रहा था, आखिर तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो गए। एनीवे, चलो अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट है। हैमल्ट कहता है कि ठीक है। बॉस के सीरियस लुक को देखकर फिन थोड़ा सा घबरा गया था। फिर वो लोग कार्गो के पास आ गए थे। यही एक रिक्वेस्ट है जो कि उन्हें फुलफिल करनी थी। सर मिल्ट, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मिल्ट उससे कहता है कि आप लोगों का स्वागत है और वो फैनी को सारी चीजें बताता है। क्या ये वही आइटम्स है जो कि उसको गाइड करते हुए अगली जगह तक लेकर जाना है, और वो उसके मर्सनरी ग्रुप पर पूरी तरह से रिलाई करता है। फिन पीछे की तरफ देखते हुए हैमल्ट को बताता है कि ये वही लोग हैं जो कि ट्रेक्यू मर्सनरी ग्रुप के हैं, पर उनका बॉस उसका हाथ घायल है। वो उनको देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ओ चूजो, आखिर तुम मुझे किस तरीके से देख रहे हो? तुम तो इतने ज्यादा छोटे हो, मुझे तो लगता है कि तुम अपनी तलवार भी स्विंग नहीं कर सकते। फिन को ये सुनकर उसके ऊपर गुस्सा आ गया था, पर हैमल्ट उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो ये देखकर हैमल्ट से कहता है, क्या तुम कोई कुतिया हो? ये काफी ज्यादा फनी है। इस चीज का ध्यान रखना कि तुम हमेशा अपने आप को पीछे छुपाकर अच्छे से रखो। ये देखकर हैमल्ट को गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि जैसा उन लोगों ने मेंशन किया था कि उनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा बैड है, और ये ऐसा लगता है कि इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ से कंपेयर करना ये बिल्कुल इंसानों के लिए और डेमोनिक बीस्ट के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। और क्या अभी उस इंसान ने ये बोला कि इस ग्रुप का टीम लीडर है, पर ये देखने में कोई ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, पर फिर भी मुझे इनके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी जब तक ये रिक्वेस्ट खत्म नहीं हो जाती। पर भाई हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। ट्रेक्यू क्रॉप्स का लीडर फिन को परेशान करते हुए पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा देता है, और ये देखकर वो कहता है कि ओह मुझे माफ करना, मैं सच में एक बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं रेगुलर हर दिन एक ही एक गलती करता रहता हूँ। फिर ये देखकर उसको गाली देते हुए कहता है कि कमीनो, आखिर तुम ये चीज कब तक इसी तरीके से करना चाहते हो? ये देखकर ट्रेक्यू क्रॉप का बॉस गुस्से में उससे कहता है, मैंने कहा ना कि ये एक एक्सीडेंट था, और अगर तुम इसी चीज से इतना ही ज्यादा गुस्सा हो रहे हो तो क्यों ना तुम आकर मुझे मारो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। ये कहते हुए वो सभी इवल से इस्तेमाल देते हैं, जिससे फिन बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अगर वो उनके ऊपर गलती से भी हाथ उठाने की कोशिश करता तो सभी लोग मिलकर उसके हाथ तोड़ देते। तभी हैमल्ट वहां पर आ गया था और वो फिन को वहां से ले जाने लगता है। वो नीले बालों वाला आदमी तो ट्रेक्यू ग्रुप का लीडर उससे कहता है, तुम्हारा नाम हैमल्ट है, तुम सच में देखने में एक लड़की की तरह लगते हो। अगली बार मैं तुम्हें फूल खरीद कर दूंगा जब कभी भी तुम मुझे सड़कों पर घूमते हुए दिखोगे। ये सुनकर हैमल्ट को गुस्सा आता है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। वो फिन से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो फिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसका एक साथी उससे कहता है, उन्हें तुम्हें इस तरीके से इग्नोर करके यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत से इस रिक्वेस्ट को तुमने ही लिया है। पर उसका दूसरा साथी कहता है कि पर वो थोड़ा सा यूनिक है, मैं नर्वस हूँ, क्या हम लोगों को उनको इसी तरीके से प्रोवोक करते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी हम लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं। ये देखकर उनका बॉस गुस्सा करते हुए कहता है, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ, वो लोग केवल रैंक 4 के हैं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं एक रैंक 3 हूँ। पर भले ही अभी के लिए मेरे घायल हाथ की वजह से मेरी रैंक ड्रॉप हो गई है, पर मैं अपने केवल एक हाथ के साथ उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने साथी का गला पकड़ लेता है, तो वो घबराते हुए कहता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि इसकी वजह से तुम्हारे हाथ को कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर तुम शराब पीकर कुछ ऐसा काम कर दोगे। तो उनका बॉस कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और साथ ही उसे अपने भाई के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये सारी की सारी गलती मेरे भाई की है,
अगर सच बताऊं तो ये एक पनिशमेंट की तरह है कि उसने रैंक 3 से मुझे रैंक 4 पर कर दिया, और वो ऐसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक रैंक 2 का मर्सनरी है। और वहीं उसे हैमल्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है वो मुझे पहले दिन से ही खटक रहा है, जब से उसको मैंने देखा है, पर आज उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या वो चाहता है कि मैं उसे जान से मार डालूं? उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों मेरी बात सुनो, ठीक है, अब तुम लोगों को बाद में मेरी एक चीज में मदद करनी होगी, और मैं तुम लोगों को एक काफी ज्यादा मजेदार चीज दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो एक डिविल से स्माइल देता है। सच में वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा इवलिश लग रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ फिन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में अकेला बैठा हुआ भिनभिना रहा था। वो कहता है कि इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं कहीं गुस्से में पागल ना हो जाऊं। आज यहाँ पर आए हुए हम लोगों को 3 दिन हो चुके हैं, पर एक भी दिन को बिना छोड़े हमेशा वो लोग मेरे साथ पंगा लेते रहते हैं। और क्या इस तरीके की क्रैप के बाद मेरी कोई और जिंदगी नहीं है? और आखिर उन कमीनों के साथ एक रैंक 3 का बास्टर्ड था जो कि 4 का है। ये तो एक चीटिंग है। मुझे लगता है कि जरूर उन सभी के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज की वजह से अब नर्वस होना चालू हो गए हैं, और वो लोग मुझे किसी छोटे मोटे बच्चे की तरह सिचुएशन के अंदर फंसा देते हैं। और उन लोगों को क्या लगता है कि एक मर्सनरी होना कोई मजाक है। जिसके बाद वो बकेट उठाकर कहता है कि मुझे पानी लेने के लिए जाना चाहिए। अगर वो लोग फिर से मुझे प्रवोक करेंगे तो मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं उन सभी को मार डालूंगा। सच में फिन को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने मुझसे कोई मजाक कर दिया हो। और उसको इस तरीके से गुस्से में भरभराते हुए जाता हुआ देखकर हैमल्ट को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हो सकता है। जिसके बाद फिन एक नदी के किनारे पर आकर फिर से चिल्लाना चालू करते हुए कहता है, क्या पानी लाने में भी इतने ज्यादा एफर्ट को लगाना जरूरी है? अब ये चीजें बहुत हुई। कल से अब मैं अपने ज्यादातर समय सोने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वैसे भी कुछ ही समय बाद हम लोग डेमोनिक बीस्ट के एरियाज के आसपास आ जाएंगे, जहाँ पर सोना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और वहाँ पर कोई डेमोनिक बीस्ट भी आ सकता है। और न जाने मैं कब एक 3 रैंकर की तरह फाइट करने के लायक बनूंगा। और पीछे से कोई कहता है, सच में तुमने एक काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन ढूंढी है। फिर ये सुनकर काफी घबरा गया था, और जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो वो सभी लोग उसके पीछे खड़े हुए थे, और वो सभी उसे गूस बम्स दे देते हैं। वो कहते हैं, ये देखो कितनी प्यारी शाम है, चलो कुछ बातें करते हैं, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और सच में फिन अपनी पैंट गीली कर लेता है। अगर मैं भी होता तो जरूर कर लेता। ट्रैक क्यू ग्रुप के बॉस ने फिन को बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था, और वो उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? तुम दोनों एक साथ नहाते हो। ये सुनकर फिन उससे कहता है, क्या? आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं? वो डेफिनेटली एक लड़का है, एक डूड है। ये सुनकर वो कहते हैं, अच्छा क्यों ना ये चीज हम लोग खुद देखकर इस चीज को श्योर कर ले, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, हम लोग मिलकर ये सब चेक कर लेंगे। तो चलो उसे लेकर आते हैं। जिसके बाद उनका एक आदमी हैमल्ट को वहाँ पर लेकर आ गया था। उसे देखकर ये कहते हैं, तुम इसे लेकर आ गए, ये काफी अच्छा है, सो इनोसेंट। तो आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ ही गए। ये देखकर हैमल्ट कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। और डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर भी सभी डिमोनिक बीस्ट हायर पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिससे वो लोग अपनी पावर दिखा सके। और अगर यही रेट है तो इसका तो यही मतलब है कि ह्यूमंस और डिमोनिक बीस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और ये सभी गाइस भी मुझे डेरियन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। ये लोग पूरी तरह से झूठे हैं। ट्रैकविन ग्रुप का बॉस काफी ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहता है, तो चलो हम लोग सब मिलकर ये देखते हैं क्या कि ये लड़का है या लड़की। हैमल्ट इस चीज के लिए तैयार होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जिससे मैं इन लोगों को ये सबक सिखा सकूं। पर अभी भी मैं अपने विश को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। पर मैंने जंगल में नोहा से भी फाइट करी थी, इसलिए बस मुझे मेरे गार्ड को डाउन नहीं करना। और फिन पूरी तरह से करेक्ट था। ये गाइस रैंक 4 के हैं, जिस वजह से ये सभी रैंक 3 के तानिया से काफी ज्यादा कमजोर होंगे। सबसे पहले मुझे डिफेंस करना होगा, उसके बाद एक वीकेस्ट को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करूंगा। इसलिए वो अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है, अगर मैंने यहाँ पे जरा सा भी होल्ड बैक किया तो इसकी वजह से डोरियन की सोर्ट्समैनशिप पूरी तरह से खराब हो जाएगी। मुझे इनके ऊपर उसे इस्तेमाल करना ही होगा। वो सभी डोरियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी एक मुक्के के साथ एक आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है, और बेचारे का तो एक दांत ही टूट गया था। वो लोग भी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि वहाँ पर तानिया आ गई थी
उसने हेमल्ट को रोक लिया था और अपने एक ही पंच के साथ उस आदमी को भी काफी दूर फेंक दिया था। वो लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखकर वो नीले बालों वाला आदमी ट्रिक्यू ग्रुप का लीडर काफी सरप्राइज हो गया था और हेमल्ट भी उसको देखकर थोड़ा सा शॉक था। तानिया कहती है कि आखिर ट्रिक्यू मर्सनरी क्रॉप मेरे मर्सनरी क्रॉप को परेशान क्यों कर रहा है। और अब तानिया को यहाँ पर देखकर वो लोग काफी घबरा गए थे, क्योंकि अगर वो लोग उससे लड़ने की कोशिश करते तो वो अकेली आसानी से उन सबको धूल चटा सकती थी। इसलिए ट्रिक्यू ग्रुप का लीडर उससे कहता है हम लोग बस यहाँ पर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तानिया कहती है मैंने ये चीज साफ साफ सुनी है कि तुमने उन्हें ऑर्डर दिया था कि इसको काट डालो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो बस एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। मुझे लगता है कि तुमने इस चीज को गलत समझ लिया है क्योंकि तुम एक औरत हो। तानिया ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहती है कि हे क्यों न तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा कुछ बोलो। साथ ही वो हेमल्ट से कहती है कि जाओ फिन को लेकर आ जाओ, और वो उन लोगों से भी कहती है कि तुम सभी रैंक 4 के हो। पर वहीं उनका लीडर कहता है इस सब को छोड़ो, असल में मैं एक रैंक 3 का मर्सनरी हूँ। तानिया कहती है उससे क्या हुआ, पर अभी तो तुम रैंक 4 पर हो, क्या मैंने गलत कहा। ये उसकी बेइज्जती है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ गया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो आगे कहती है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि ऐसा कोई भी और इंसिडेंट मेरे मर्सनरीज के साथ ना हो, वरना मैं तुम लोगों को अगली बार बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और सच में उसके लुक्स उन सब को गूज़बम्प्स देने के लिए और उनकी पैंट गीली करने के लिए काफी थे। वो लोग कहते हैं उनका बॉस कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तानिया फिन के सिर के ऊपर हाथ रखकर उससे कहती है कि रोना बंद करो, ऐसी जगहों पर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए चलो पानी लो और हम लोग वापस चलते हैं। फिन अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि ठीक है, पर वहीं ये देखकर वो अपने मन में कहती है कि मेरी मर्सनरी क्रॉप के सभी मेंबर्स वो सभी बहुत ज्यादा हार्टलेस है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी रैंक 4 की बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर लगभग हम लोग इस चीज में थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज इतने आसानी से अब टूटने वाली है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं कि हेमल्ट अकेले में अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अब अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस की ग्रिप को काफी ज्यादा अच्छे से अचीव कर लिया है। वो पहले की तरह स्ट्रांग होने लगा था। उसके अपने आसपास की चीजों को काटने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पहले की तरह ठीक होने लगी है, और शायद ये कंसंट्रेशन केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इस एक हफ्ते तक पूरी तरह से रिकवर होने पर ही फोकस किया जब से ये रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई है। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरा विश अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। मैं अपने विश को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये सोचकर उसे डेरियन की बातें याद आती है कि जैसे वो उसे समझा रहा हो कि विश अपनी बॉडी के अंदर किसी पानी की तरह है, उसे तुम होल्ड नहीं कर सकते। पर इस चीज का कोई भी पॉइंट नहीं है कि तुम विश को ट्रेन करने की कोशिश करो, पर जब तक तुम्हारी बॉडी इस चीज के लिए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ना हो। वो कहता है कि मुझे ये अच्छे से पता है, पर मैं अभी इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर सकता जैसा कि मैं चाहूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद फैनी सभी लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है कि सभी मेरी बात पर ध्यान दो। अब हम जिस रीजन के अंदर आ गए हैं यहाँ पर हर कभी डिमोनिक बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को हमेशा एक्टिव रहना होगा। इसलिए कोई भी अकेला हल्का होने तक भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी तुम्हें एक 3 रैंक के मेंबर को अपने साथ लेकर जाना होगा, और साथ ही पानी के लिए भी तुम्हें एक 3 रैंक के मर्सनरी को अपने साथ लेकर जाना होगा। ये सुनकर फिन समझ गया था, पर इसकी वजह से हेमल्ट थोड़ा परेशान होते हुए कहता है इसका मतलब मैं अकेले में ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मैं बस अब यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा विश मेरे सीड ऑफ डार्कनेस के फिर से बढ़ने से पहले ही वापस आ जाए। और वही फिन हेमल्ट से कहता है क्या तुमने कभी डिमोनिक बीस्ट को देखा है। वो कहता है कि नहीं, पर सैंड और बियर ने मुझसे जैसा कहा था कि सच में वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके बड़े बड़े जॉ होते हैं और बड़े बड़े दांत भी, और साथ ही 4-4 आंखें। वो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। ये कहते हुए उसने फिन को काफी डरा दिया था, पर फिन अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे पता ही था, मैं इनके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं उनसे जीत सकता हूँ, क्योंकि एनिमी के बारे में जानकर इस ताकत को इस्तेमाल करना जिसे नॉलेज कहते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा होता है ना। और ये कहकर वो अपने डर को कंट्रोल करने के लिए सच में हंसने लगता है।
हेमल्ट ये देखकर काफी शौक था और वो कहता है यहाँ पर ऐसे कई सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इन डिमोनिक बीस्ट की तरह हो। ये सुनकर फिन उससे कहता है कि सच में? ये तो काफी ज्यादा रिलीफ है, पर ऐसा लगता है कि तुम अपने अमेनेशिया से धीरे धीरे करके वापस आने लगे हो, ये तुम्हें याद रहा। ये सुनकर हेमल्ट उससे कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर वहीं वो अपने जाल में फंस रहा था। जिसके बाद हमें दो मर्सनरीज का सीन दिखाते हैं। एक पानी पीते हुए कहता है कि पानी खत्म हो गया, तो उसका साथी कहता है क्या तुमने एक नई वाटर बॉटल ली थी? ऐसा लगता है कि तुमने इस यूजलेस सिचुएशन के अंदर अपने पैसे को काफी ज्यादा बचा लिया है। वो कहता है कि हाँ, पर मैं इसे भी अच्छी ले सकता हूँ इस रिक्वेस्ट के बाद, और अगर मान लो कि मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसका साथी उससे कहता है पर फिर भी यहाँ पर आना ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चिल्ड बियर पियेंगे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो अपने सामने देखता है कि उसके साथी की मुंडी आधी कट कर वहाँ से गायब हो चुकी है। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं और वो अपने सामने ये सब देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गया था। उसके सामने उसके साथी की मौत हो गई थी और जो सिर उसके ऊपर से गायब हुआ था, एक एप डिमोनिक बीस्ट उसे बड़े चाव से खा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी चार चार आंखें थी और उसने उसे वहां पर मार दिया था। वो सभी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और सभी लोगों ने उसको घिरना चालू कर दिया था। पर वो डिमोनिक बीस्ट बड़े ही आराम से उस सिर को चबा चबा कर खा गया था। ये देखकर जो कि उसके सामने खड़ा हुआ मर्सनरी था गुस्से में अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है क्या कर तुम्हारे किए थे कमीने की, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर वो गुस्से में उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पर अगले ही पल में उस डेमोनिक बीस्ट का हाथ लाल लाल हो गया था, क्योंकि उसने उस आदमी को यहाँ पर एक स्ट्राइक के साथ मार दिया था। ये देखकर वो सभी मर्सनरी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं आखिर ये सब क्या था? आखिर इस तरीके का हॉरिबल मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया? फैनी भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थोड़ा सा डरा हुआ उससे कहता है आखिर ऐसे समय पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये हमारे ऊपर बिल्कुल फेयरलेसली अटैक कर सकता है, वो भी यहाँ पर इतने सारे मर्सनरीज इसके आसपास होने के बाद भी। वो डिमोनिक बीस्ट उस आदमी को शरीर को उठाकर आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि वहाँ पर उसके जैसे और भी कई सारे एप डिमोनिक बीस्ट छुपे हुए थे। वो उसे आसमान में फेंक देता है और वो सभी आसमान में ही उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे वहीं पर खा जाते हैं। तानिया ये देखकर कहती है कि ये अकेला यहाँ पर नहीं है, सभी लोग इसके लिए तैयार रहना। सभी लोग अपनी तलवार निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। हेमल्ट ये देखकर कहता है तो ये चीजें इस तरीके से खत्म होने वाली है। तानिया कहती है कि फिन और हेमल्ट जल्दी से कैरेज के नीचे जाकर छुप जाओ, इस चीज के अंदर इन्वॉल्व मत होना। फिन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ठीक है, और वो हेमल्ट को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो कहता है कि हेमल्ट जल्दी करो, हम लोगों को जल्दी से पीछे जाना होगा। पर हेमल्ट यहाँ पर लोगों की मदद नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक अपने विष को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर और भी कई सारे डिमोनिक बीस्ट हैं जो कि छुपे हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। और वर्स्ट के सिनेरियो ये है कि यहाँ पर ये सभी लोग हैं। फिन हेमल्ट से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो दोनों जाकर कैरेज के नीचे जाकर छुप जाते हैं। हेमर ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ये एल्गा और नोआ जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरूर ये इनका लीडर होगा। और इन सभी मर्सनरीज में मुझे लगता है कि केवल रैंक 2 का मर्सनरी विष को इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर करंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कुछ कर सकूं। वो लोग लड़ने के लिए तैयार थे और वो डिमोनिक बीस्ट भी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए रोर करता है, जिसके बाद फिन और बाकी सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिन अपने विष को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के ऊपर मैनिफेस्ट कर लेता है और जंप करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी तलवार और डिमोनिक बीस्ट का हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। ये देखकर वो डिमोनिक बीस्ट भी थोड़ा सरप्राइज था, पर फिन बड़ी आसानी से स्टाइल मारते हुए जमीन पर आकर बैठ गया था। उसके साथ ही ये देखकर कहते हैं कि विष को देखो, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि हमें अपने कैप्टन से एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर उसके साथ ही उसे कहते हैं कि इस तरीके से लड़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्टेड मत हो। यहाँ पर कई सारे स्मॉल फ्राइज है जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। वो लड़का कहता है
तुम्हें पता है ना कि मैं एक रैंक 3 हूँ। इस तरीके की छोटी मोटी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ उसने कई सारे डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पर काटना चालू कर दिया था। फिन उस डेमोनिक बीस्ट से लड़ते हुए काफी थक गया था। वो कहता है कि ठीक है, तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो उसके दूसरे साथियों ने भी अपनी तलवार के ऊपर अपने विश को मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया था। वो कहते हैं तो चलो इसको काट कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। जिसके बाद वो तीनों ही उस एप डेमोनिक बीस्ट के लीडर से काफी ज्यादा इंटेंस फाइट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर उन तीनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होने लगी थी, जहाँ पर फैनी अपने पूरे विश के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। और साथ ही जो उसके दोनों साथी है वो भी उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर कई सारे कट लगाकर उसे और भी ज्यादा घायल करने में फैनी की मदद करते हैं। इसकी वजह से वो डेमोनिक बीस्ट दर्द में किर्राने लगा था। और ये देखकर तानिया भी कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। पर हैमल्ट सारी सिचुएशन को देखकर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हुए कहता है तो आखिर इस तरीके से होते हैं इंसान। ये सब तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पर केवल रैंक 2 का मर्सनरी है जो कि केवल विश को इस्तेमाल करना जानता है। और वो इसकी लीडर को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है और बाकी समय पर उसके जो साथी है वो खुद से ही काम कर उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए घायल कर रहे हैं। तो अच्छा, इंसान इस तरीके से फाइट करते हैं। जैसा कि डेरियन ने कहा था कि इंसानों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो साथ ही आगे देखता है कि वो डेमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा घायल होने की वजह से कपकपाने लगा था और वो तीनों उसके सामने खड़े हुए थे। उस डेमोनिक बीस्ट को उनके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। फैनी का साथी उससे कहता है तो बताओ, लगता है कि बाकी सभी ने स्मॉल फ्राइज को हरा दिया है। फैनी, आखिर तुम्हारा विश कैसा है? वो कहता है मुझे लगता है कि मैं अभी एक बार और लड़ सकता हूँ। ये कहता है तो उसका तीसरा साथी कहता है ये इतना बुरा नहीं है, तो चलो इस चीज को जल्दी से खत्म कर देते हैं। पर तभी वो डेमोनिक बीस्ट हवा में बड़ी सी जंप लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बड़ी बड़ी जंप लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ भाग जाता है। ये देखने के बाद वो लोग भी थोड़े सरप्राइज थे, पर फैनी उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। तानिया पूछती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। फैनी कहता है कि भूल जाओ, ये एक एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट है, ना कि एक सब्जुकेशन की। हमें सबसे पहले जो इंजर्ड हो गए उन लोगों के ऊपर ध्यान देना होगा। जिसके बाद सभी अपनी मरहम पट्टियों के ऊपर ध्यान देना चालू करते हैं और जितने भी डेमोनिक बीस्ट को उनने वहाँ पर मारा है उन सभी की बॉडीज को इकट्ठा करना भी। तानिया उन दोनों के पास आकर कहती है देखो मेरे छोटे चूजों को, ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। हैमिल्ट बाहर आ गया था, पर फिन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो घबराते हुए हैमिल्ट से रोते हुए कहता है क्या तुम प्लीज मुझे बाहर खींच सकते हो? ऐसा लगता है कि मेरे पैर में एक क्रैम्प आ गया है। अब इस सब के बाद वो सभी डेमोनिक बीस्ट के क्रॉप्स को इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद वो इन सब के अंदर से चीजें निकालना चालू करेंगे। हैमिल्ट इसके बारे में पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फैनी उसे बताता है कि डेमोनिक बीस्ट की स्किन और उनके अंदर का सीड ऑफ डार्कनेस वो मार्केट में काफी ज्यादा हाई प्राइस का बेचा जाता है। और वो उसे अपने हाथ में सीड ऑफ डार्कनेस दिखाता है कि इसे सीड ऑफ डार्कनेस कहते हैं। हैमिल्ट ये देखकर काफी सरप्राइज था क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही है, पर उसे अभी तक पता नहीं था कि आखिर असल में ये दिखता कैसा है। फिर फैनी उसे इसके बारे में कई सारी चीजें बताते हुए कहता है कि डेमोनिक बीस्ट कि जैसा कि मैंने सीड्स के बारे में सुना है कि किसी भी इंसान के अंदर जाकर उसके माइंड को पूरी तरह से डोमिनेट कर देती है और इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके एक डेमोनिक बीस्ट के अंदर बदलने लगता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैंने देखा हो, क्योंकि नॉर्मली उनके जन्म लेते ही उन्हें या तो मार दिया जाता है या तो उन्हें फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज दिया जाता है। अगर मान लो वो वहाँ पर सर्वाइव कर भी लेते हैं, पर उसके बाद भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा। और साथ ही वो हैमिल्ट से भी कहता है और तुम भी ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी डेमोनिक बीस्ट के अंदर बदल सकते हैं। ये सुनकर हैमिल्ट को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो अपने मन में कहता है यानी बाहर के लोग सीड ऑफ डार्कनेस के बारे में इस तरीके से सोचते हैं जैसा कि डेरियन ने मुझसे पास्ट में कहा था। और क्या सीड ऑफ डार्कनेस अगर मेरे अंदर रहेगा तो क्या धीरे धीरे करके डेफिनेटली इंसान मुझसे फाइट करना चालू कर देंगे, और क्या आखिर में मैं भी एक डेमोनिक बीस्ट बन जाऊंगा और इंसानों से फाइट करूंगा। और यही रीजन है कि जिसकी वजह से डेरियन ने मुझे विश को इस्तेमाल करना सिखाया था, जिससे मैं अपने सीड को सरपास कर सकूं। पर फिर भी अगर मेरा विश मेरे पास फिर भी वापस आ जाता है, उसके बाद भी मुझे सीड के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहिए। ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और शायद सभी लोग यही सोचेंगे
कि मेरी पावर सीड ऑफ डार्कनेस की वजह से ही इस तरीके से पावरफुल है। और वह पीछे से फैनी और तानिया दोनों को देख रहे थे। फैनी ये देखकर कहता है, जब भी मैं इन रैंक 4 की मर्सनरीज को देखता हूँ मुझे मेरे पास के दिनों के बारे में याद आ जाता है। तानिया कहती है कि हाँ, फिन भी पहले से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और बिल्कुल वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। पर वहीं हैमल्ड का ध्यान एक क्रॉप के ऊपर जाता है और वो ये देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो फिन से रुकने के बारे में कहता है तो फिर उससे कहता है, आखिर तुम इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है कि तुमने किसी डिमोनिक बीस्ट को इतने ज्यादा करीब से देखा है। वो इस चीज को काफी लाइटली लेता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग बाद में इनके इंग्रेडिएंट्स को बनाकर खा सकते हैं। इनकी आंखें पकाने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। पर तभी वो डिमोनिक बीस्ट उसका गला पकड़ लेता है। पर तानिया जब तक पीछे मुड़कर इस सब को देखती तब तक हैमल्ड अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर विष को मैनिफेस्ट कर उस डिमोनिक बीस्ट को बीच में से काट देता है। फिन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और इसकी वजह से वो पीछे की तरफ हट गया था। वो हैमल्ड से कहता है कि मैं काफी डर गया था, तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? हैमल्ड कहता है कि हाँ, पर वहीं उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो कहता है कि ये स्लैशिंग मेरी ट्रेनिंग से काफी ज्यादा अलग फील हो रही थी। ऐसा लगा कि ये मेरे अंदर से निकल कर आया है। शायद ऐसा तो नहीं कि मेरा विष धीरे धीरे करके फिर से वापस आ रहा है। पर ये देखकर उसका एक साथी हैमल्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि एक जिंदा बच गया था और तुमने उसे हरा दिया। मुझे लगा ही था उस समय जब तुम तानिया से लड़ रहे थे, मैं पूरी तरह से जानता था कि तुम फिन से काफी ज्यादा अलग हो। पर ये देखकर फिन को काफी ज्यादा जलन होती है। जिसके बाद फिन उससे कहता है कि हाँ हैमल्ड, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया और बाद में मैं तुम्हें बहुत सारा सूप दूंगा। ये सुनकर वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसकी मदद के लिए सूप के बदले रिपे करना चाहते हो। ये ठीक भी है, पर क्या तुम्हारी लाइफ इससे ज्यादा कोई वर्थ इट नहीं रखती? पर वहीं दूर से खड़ी हुई तानिया ये देखकर अपने मन में कहती है, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? उसे वो याद आता है कि जब हैमल्ड ने अपनी तलवार निकाली थी उसके ऊपर उसने विष को देखा था। ये देखकर वो काफी चौंक गई थी और वो अपने मन में कहती है कि आखिर हैमल्ड तुम कौन हो? फिर रात में हमें हैमल्ड का सीन दिखाते हैं जिसने अपने विष को फिर से अपने अंदर से निकालना चालू कर दिया था। वो अपनी आंखें खोलकर कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरा विष वापस आ चुका है। वो कहता है, मुझे लगता है कि जो ब्लेड का स्विंग मैंने किया था उसी की वजह से मेरा विष वापस आया है। क्या मुझे फिन को इस चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए? अगर ऐसा है तो अपने विश को मैं पूरी तरह से फुलफिल कर सकता हूँ इन 3 दिन के खत्म होने से पहले। इसके लिए मुझे थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। पर तभी वहीं पर फिन आ गया था और वो हैमल्ड को आवाज देते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो? हम लोगों को रात में नजर रखनी होगी, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हमें फैनी का सीन दिखाते हैं कि हम लोग 2 ग्रुप बनाएंगे और 3 शिफ्ट में एक दूसरे को गार्ड करेंगे। वो पहले टीम में हैमल्ड, तानिया, फिन और भी कई सारे लोगों को एक टीम में कर देता है और दूसरी टीम में बाकी दूसरे लोगों को। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि टीम ए आराम करेगी और टीम बी वहाँ पर नजर रखेगी। सभी लोग आराम से सो जाते हैं। पर वहीं हैमल्ड वहाँ से जाने लगा था तो ये देखकर तानिया उसके पास आकर उससे कहती है, क्या तुम थके नहीं हो? हैमल्ड कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो तानिया कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, पर हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना होगा और इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट में उठना होगा, इसलिए अभी अच्छा ही होगा कि हम अभी सो जाएं। वो उससे कहता है कि ठीक है, पर उसे ये पता था कि वो डेमोनिक बीस्ट वहाँ पर सभी लोगों के सोने का वेट कर रहा है। जैसे ही सभी लोग सो जाएंगे, इसलिए जस्ट इन केस मैं अकेले ही उसको देखने के लिए जाना चाहता था, जिसकी मदद से मैं अपने विश को भी फिर से रिकवर कर सकता था। इसलिए वो कुछ समय तक तो सोने के बाद फिर से उठकर वहाँ से घूमने के लिए निकल जाता है। पर ट्रैक्विन स्क्वाड का लीडर उसको देख लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूजन के साथ कहता है क्या कि ये कमीना कहाँ जा रहा है, पर उसे यही मौका दिखता है। इसलिए वो एक इवल से स्माइल देते हुए हैमल्ड का पीछा करने लगा था। हैमल्ड जंगल में अंदर आने के बाद विश की ट्रेनिंग करना चालू कर देता है, पर थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है अगर इसी तरीके से रहा तो मैं कल सुबह तक अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा। पर वहीं वो किसी की प्रेजेंस को सेंस करते हुए कहता है कि एक डेमोनिक बीस्ट नहीं, मुझे कोई भी डेमोनिक एनर्जी सेंस नहीं हो रही, ये एक इंसान है। और थोड़ी ही देर में चलते हुए वो हैमल्ड के सामने आ गया था। वो हैमल्ड से कहता है कि छोटे से बच्चे, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसी और के साथ होना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अकेले घूमना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है?
और साथ ही वो उसकी तलवार को देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइट के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ? हैमल्ड कहता है कि मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुझे लगता है कि तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस सिचुएशन के अंदर हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी जैसा कि वो पिछली बार आई थी? देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये आदत है कि तुम लोगों को हमेशा अपने से नीचे देखते हो। जब से ये रिक्वेस्ट चालू हुई है तब से ही मैं ये मौका देख रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे एटीट्यूड को कब से सुधारा जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है कि अब मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। इसलिए इस चीज में बुरा मत मानना कि इस प्रोसेस के अंदर अगर तुम्हारा एक हाथ या एक पैर टूट जाए तो। और मुझे लगता है कि लोग इसी तरीके से बढ़ते हैं, और अगर इसकी वजह से अगर तुम मर जाते हो तो इसका तो यही मतलब है कि तुम कमजोर हो। तो इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। हैमल्ड कहता है, क्या इस तरीके की चीज है? क्या तुम इतने दूर आने के बाद केवल इतना ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हंसने लगा था और हैमल्ड उससे कहता है कि मेरे क्रॉप की मर्सनरीज दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस सब की जरूरत है। इस सब के बजाय तुम यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के और भी ज्यादा करीब आ गए। पर अगर तुम एक इंसान हो तो तुम एक इंसान की तरह रहना चाहिए, न कि एक रैंक 4 के ट्रेक्यू मर्सनरी क्रॉप की तरह। ये सुनकर वो पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो हंसने लगता है और फिर चिढ़ते हुए कहता है कि ये जरा सा भी मजेदार नहीं था। क्या एक डिमोनिक बीस्ट आखिर एक इंसान की तरह कैसे रह सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये पता है, पर इंसान इस तरीके से ही बढ़ते हैं। और तुम मुझे इसलिए लाइटली ले रहे हो क्योंकि मैं एक रैंक 4 का हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ। तो अब शायद यही मौका है। क्या मुझे तुम्हें ये सिखाना चाहिए कि आखिर कौन सुपीरियर है? ये कहते हुए उसने अपने पट्टा जो कि उसके हाथ के ऊपर बंधा हुआ था उसे एक ही झटके के साथ तोड़ दिया था, जिसके बाद वो उसी हाथ के साथ हैमल्ड के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है, अब मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम कभी भी किसी को भी कम आंकने की कोशिश नहीं करोगे। बस एक बार मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। पर हैमल्ड बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज था और हैमल्ड बड़े ही आराम के साथ उसका हाथ धीरे धीरे करके मोड़ने लगा था। वो आदमी नीचे बैठ गया था। वो कहता है कि आखिर आखिर ये स्ट्रेंथ क्या है? वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने किस तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल करी है जिसकी वजह से तुम ऐसा कर पा रहे हो? पर हैमल्ड काफी गुस्से के साथ उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक डिमोनिक बीस्ट की तरह हो, पर तुम्हारी आंखें इस सब से काफी ज्यादा बदतर है। अगर तुम अपनी रेपुटेशन हमेशा एस्टेब्लिश करके रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा केयरफुली चूज करना चाहिए। अपनी औकात जान कर रखो। और ये कहते हुए उसने उसके हाथ को पूरी तरह से मोड़ दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।